अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। कल हमने पढ़ा था कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ तसव्वुरात। तो मुख्तलिफ़ तसव्वुरात में सबसे पहले हमने पढ़ा था ख़ाम मुल्की पैदावार। ख़ाम मुल्की या दाखिली पैदावार में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी मुल्क की जुग़राफ़ियाई हदूद के अंदर एक साल के अरसा में जो अशिया व ख़िदमात पैदा की जाती हैं उनकी हतमी ज़र्री मालियत को हम ख़ाम मुल्की या दाखिली पैदावार कहते हैं। इसमें बैरून मुल्क से आने वाली अशिया या रकूम शामिल नहीं होती। दूसरा हमारे पास पॉइंट था ख़ाम या मजमूई पैदावार। तो ख़ाम या मजमूई पैदावार में किसी मुल्क में एक साल के अरसा में पैदा होने वाली अशिया व ख़िदमात की हतमी ज़र्री मालियत और उसमें बाहर से आने वाली आमदनी भी शामिल होती है। कोई गिफ्ट्स जो बाहर से आते हैं या हम चीज़ें बाहर से दरामद करते हैं या जो लोग बाहर पाकिस्तानी बाहर जाके दूसरे ममालिक में काम करते हैं और वो फिर ज़र मुबादला यानी कि अपनी तनख्वाहें भेजते हैं। जो कोई हम या तिजारत करें दूसरे ममालिक से या जो हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो बाहर जाएं, दूसरे ममालिक में जाएं, आउट ऑफ कंट्री जाएं और वहाँ से अर्न करके जो दूसरी करेंसी में हमें पैसे भेजते हैं, दूसरी करेंसी में हमें इनकम अपनी भेजते हैं, उसको हम ज़र मुबादला कहते हैं। अब थर्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया खालिस कौमी पैदावार। खालिस कौमी पैदावार सिंपल सी बात है, ख़ाम कौमी पैदावार से ही हम इसको डिराइव करते हैं। ख़ाम कौमी पैदावार में सरमाए की फरसूदगी या शिकस्त और रेख्त के अखराजात भी शामिल होते हैं। सरमाए की फरसूदगी या शिकस्त और रेख्त के अखराजात या डेप्रिसिएशन अलाउंस इसको कहते हैं। डेप्रिसिएशन अलाउंसेस से मुराद वो होते हैं कि जब अशियाई सरमाया आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि ऐसी चीज़ें जो मज़ीद चीज़ें बनाने के काम आती हैं, यानी कि वो मशीनरी जो कि मज़ीद चीज़ें बनाने के, यानी कि कपड़ा बनाने के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होती है, जूते बनाने के लिए, इसके अलावा पंखे या इस तरह की जितनी भी चीज़ें बनाने के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होती हैं वो अशियाई सरमाया होती है। तो जब अशियाई सरमाया इस्तेमाल में आती हैं तो वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। ज़ाहिर बात है जब हम किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी जो टाइम लिमिट होती है 1 साल है, 1 महीना है। तो चूँकि हम कौमी आमदनी की 1 साल की बात करते हैं तो हम 1 साल ही लेते हैं कि 1 साल में अशियाई सरमाया जो टूट फूट का शिकार होती हैं यानी कि या ख़राब हो जाती हैं तो हमें उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है, या वैसे उनमें कोई मसला हो जाता है तो हमें उसको ठीक करवाने के लिए जो अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं ये शिकस्त और रेख्त के अखराजात होती हैं। तो अगर हम ख़ाम कौमी पैदावार में से सिर्फ शिकस्त और रेख्त के अखराजात को माइनस कर दें तो हमारे पास खालिस कौमी पैदावार हासिल हो जाएगी। जैसे कि यहाँ मिसाल दी गई है कि एक मशीन 1 लाख रुपए की आती है और वो 10 साल तक काम करती है, इसके बाद वो बेकार हो जाती है, इसलिए इसकी कदर कीमत में हर साल 10,000 रुपये की कमी वाक़या हो जाती है। यानी कि एक मशीन 10 साल तक काम करती है और 10 साल काम करने के बाद वो बिल्कुल बेकार हो जाती है और 1 लाख की है तो इसका मतलब है कि हर साल उस मशीन की जो वैल्यू है वो 10,000 रुपये कम हो रही है। तो उस मशीन के शिकस्त और रेख्त के अखराजात 10,000 रुपये होते हैं, जिससे कौमी आमदनी कम होती है। लिहाजा खालिस पैदावार हासिल करने के लिए शिकस्त और रेख्त या फरसूदगी के अखराजात को हम ख़ाम कौमी पैदावार से मनफी कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कौमी आमदनी। कौमी आमदनी की डेफिनेशंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कौमी आमदनी से मुराद है कि किसी भी मुल्क के तमाम आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों का मजमुआ हो। आमदनी से मुराद मैंने आपको पहले जैसे कि बताया था कि आमदनी से मुराद जो भी हम काविश करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो ज़हनी हो चाहे वो जिस्मानी हो, उसके बदले में हमें जो मुआवज़ा मिलता है उसको हम आमदनी कहते हैं। तो इसी तरह से मुआवज़ा की बात करते हैं, आपने देखा कि 4 आमलीन पैदाइश हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। तो उन चारों आमलीन पैदाइश को जो मुआवज़ा मिलता है, ज़मीन को लगान मिलता है, सरमाए को सूद मिलता है, मेहनत को उजरत मिलती है और तंजीम को मुनाफा मिलता है। तो ये इनका मुआवज़ा होता है, यानी कि इनकी आमदनी होती है, ये इनकी इनकम होती है। और अगर इन चारों आमलीन पैदाइश ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम के मुआवज़ों को यानी कि लगान, उजरत, सूद और मुनाफे को हम जमा कर लें तो हमारे पास कौमी आमदनी आ जाती है। बाज़ अशिया व ख़िदमात की कीमतें कौमी आमदनी की हकीकत को आश्कार नहीं करती और इसके यानी कि हम कीमत की अगर बात करते हैं तो वो सही तरीके से कौमी आमदनी की मेजरमेंट नहीं होती। उसकी क्या रीज़न्स हैं तो वो हम देखते हैं कि हुकूमत अशिया पर टैक्स आयद कर देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेनली 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक बराह रास्त टैक्स, एक बिलवास्ता टैक्स। तो बिलवास्ता टैक्स वो होते हैं, बिलवास्ता टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जो हुकूमत
انڈسٹریلسٹ پہ لگاتی ہے، یعنی کہ صنعت کاروں پہ لگاتی ہے، اور وہ ٹیکس صنعت کار خود پے کرنے کی بجائے چیزوں کی قیمتوں میں اس کو شامل کر کے عوام پہ اس کا بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہی جب حکومت ٹیکس عائد کر دیتی ہے، مثلاً ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ، کارخانہ دار ان ٹیکسوں کو ادا کرتے ہیں، اور پھر یہی جو ٹیکس ہے وہ قیمت میں شامل کر کے صارفین سے وصول کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک پنکھے کی قیمت 800 روپے ہے، جب صنعت میں بنتا ہے، فیکٹری میں بنتا ہے، تو وہ 800 روپے کا ہے، لیکن اگر حکومت فی پنکھا فیکٹری والوں پہ 100 روپے ٹیکس لگا دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 100 روپے ایز اٹ از جو صنعت کار ہیں وہ لوگوں سے وصول کریں گے، تو اس کی قیمت 800 کی بجائے 900 روپے کر دیں گے، جبکہ اس کی اصل قیمت 800 روپے تھی۔ لہٰذا اصل قیمتوں کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے بالواسطہ ٹیکس کی مالیت کو منفی کر دینا چاہیے۔ بعض اشیاء کی لاگت پیدائش زیادہ ہوتی ہے جنہیں عوام خرید نہیں سکتے، ٹیکس کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں سبسڈی یا آنے، ٹیکس حکومت لیتی ہے اور آنے حکومت دیتی ہے۔ تو بعض اشیاء کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی ہے، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے حکومت لوگوں کو آنے دیتی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کھاد کی بوری ہے، سیمنٹ کی بوری ہے، یا بیج ہیں، ادویات ہیں، یعنی کہ زرعی مداخل جنہیں ہم کہتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں حکومت کسانوں کی مدد کرنے کے لیے آنے دیتی ہے، یعنی کہ اپنے پاس سے صنعت والوں کو، صنعت کاروں کو پیسے دے دیتی ہے کہ آپ فی بوری یا جس حساب سے فی کلو کوئی بھی چیز ہے تو اس کو آپ نے 100 روپے کم ریٹ لگانا ہے یا 200 روپے کم ریٹ لگانا ہے۔ تو اگر وہ چیز 1000 روپے کی بن رہی ہے تو عوام کو 800 روپے کی مل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کی قیمت 800 روپے ہے، اس کو کنسیڈر بھی 800 روپے کریں گے، تو وہ جو آنے ہیں وہ قومی آمدنی کی صحیح پیمائش میں رکاوٹ ہوں گے۔ تو لہٰذا اس میں قومی آمدنی میں برابر ہوتی ہے خالص قومی پیداوار جمع آنے، تو جو آنا حکومت نے دیا ہے، یعنی کہ جو سبسڈی حکومت نے دی ہے 100 روپے ہے، 200 روپے ہے، تو اس کو ہم جمع کر لیں گے قومی آمدنی خالص قومی پیداوار میں، اور بالواسطہ ٹیکس ہم اس میں سے مائنس کر دیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا شخصی یا ذاتی آمدنی۔ شخصی یا ذاتی آمدنی سمپل سی بات ہے، ایک عام انسان کی آمدنی، جیسے کہ قومی آمدنی پوری قوم کی آمدنی ہے، تو شخصی آمدنی ذاتی ایک انسان کی آمدنی ہوتی ہے۔ تو شخصی یا ذاتی آمدنی سے مراد ایسی آمدنی ہوتی ہے جو کسی ملک کے باشندوں کو حاصل ہوتی ہے، اور شخصی آمدنی قومی آمدنی سے ہی اخذ کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ ان کو جمع کر لیں تو وہ قومی آمدنی ہے، اس کو سیپریٹ کر لیں تو وہ شخصی آمدنی ہے، لیکن اس میں قومی آمدنی میں بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو شخصی آمدنی کا حصہ نہیں ہوتی۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم منافع جات۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے منافع غیر منقسم منافع جات، غیر منقسم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ منافع جات جو تقسیم نہیں ہوتے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے، اس میں 2 یا 3 4 حصے دار کام کر رہے ہیں جن کو منافع جائے گا، تو اگر اس کمپنی کا سپوز 2 لوگ ہیں تو 10,000 روپے اس کی ارننگ ہے، تو ان کی جو کمپنی والے ان کی یہ پلاننگ ہوتی ہے، ان کا یہ ڈیلنگ ہوتی ہے کہ اگر 10 لاکھ روپے ارننگ ہے تو اس میں وہ 8 لاکھ ہر کسی کا اپنا اصول ہوتا ہے، کوئی 5 لاکھ کرتا ہے، کوئی 10 لاکھ پورا کر لیتا ہے، کوئی 8 لاکھ کہ ہم اس کو منافع کی مد میں تقسیم کریں گے، اور کچھ پیسے ہم تقسیم نہیں کریں گے، اس کو ہم رکھیں گے نیکسٹ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے، یعنی کہ اگر ماہانہ وہ 10 لاکھ کما رہے ہیں تو 4 لاکھ وہ ایچ جو اس کا آنر ہے وہ لے رہا ہے، تو 2 لاکھ وہ مزید دوبارہ کاروبار میں لگا دیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں غیر منقسم منافع جات، یعنی کہ وہ تمام منافع جات جو تقسیم نہیں ہوتے۔ اب قومی آمدنی میں تو شامل ہیں، کیونکہ وہ جو پیسے ہیں وہ زمین محنت سرمایہ تنظیم نے کمائے ہیں، وہ قومی آمدنی میں شامل ہیں، لیکن وہ عام شخصی آمدنی میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک جو بندہ کما رہا ہے اس کو نہیں ملے، اس نے ان کو تقسیم نہیں کیا۔ دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے منافع ٹیکس۔ منافع ٹیکس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ حکومت آجروں یا سرمایہ کاری کرنے والوں پر منافع ٹیکس لگا دیتی ہے، تو جتنا بھی ہم کماتے ہیں، سپوز ہم نے 1 لاکھ روپے کمایا ہے، 1 لاکھ کی چیزیں بنائی ہیں اور اس کو کمایا ہے، تو حکومت جب اس کو کرے گی تو ہمارے پاس قومی آمدنی وہ 1 لاکھ روپے شامل ہوگا، لیکن اگر حکومت اس میں سے 1 لاکھ میں سے 20,000 یا 10,000 روپے ٹیکس لے لیتی ہے، سپوز 10,000 روپے ٹیکس لیتی ہے، تو شخصی آمدنی 90,000 ہوگی۔ تو لہٰذا جب ہم قومی آمدنی میں سے شخصی آمدنی کو نکالیں گے تو اس میں سے ہم منافع ٹیکس کو مائنس کر دیں گے، کیونکہ جو منافع ٹیکس لگتا ہے وہ ہمارے پاس آتا نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس سے جاتا ہے۔ تیسرا ہمارے پاس ہے سماجی تحفظ کی کٹوتیاں۔
समाजी तहफ़्फ़ुज़ की कटौतियाँ सिंपल सी चीज़ है, सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन, इसको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम सबको पता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम सरकारी मुलाजिम होते हैं तो हमें बहुत सारी रियायत मिलती है, जैसे कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उनका इलाज फ्री होता है, उनकी ट्रैवलिंग फ्री होती है या कंसेशन होती है। उसके अलावा उनके जो एजुकेशन है उनके बच्चों की, उसमें उनको कंसेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत फ्री में नहीं करती, इन सारी चीज़ों का उनकी आमदनी में से डिडक्शन होती है, उसकी आमदनी में से कटती हैं। सपोज़ एक जो सरकारी मुलाजिम है उसकी तनख्वाह 50,000 है तो उसको डिडक्शन के बाद 40,000 रुपये मिलेगी, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें हैं जो हम रिटायरमेंट के टाइम पे पैसे मिलते हैं या पेंशन मिलती है, तो वो भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि उनकी इनकम में से 2-2, 3-3 हज़ार या जिस भी रेशो से उन्होंने डिडक्ट करनी होती है हर महीने काटते रहती है और उसके बाद वो उसको मुस्तकबिल में जाके पेंशन की सूरत में दे देते हैं। तो लिहाजा मुलाजमीन की तनख्वाह का कुछ हिस्सा उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए ख़र्च किया जाता है या रिटायरमेंट के टाइम पे दे दिया जाता है। इसके अलावा आजरीन भी मुलाजमीन की बहबूद के लिए कुछ रकम तनख्वाह से काट लेते हैं। ये तमाम रकूम लोगों तक नहीं पहुंच पाती जो कि शख्सी आमदनी का हिस्सा नहीं बनती, चूँकि वो तमाम आपने काम किया होता है, आपने मेहनत की है, उसका मुआवजा 50,000 है, वो कौमी आमदनी में तो शामिल होगा, लेकिन जब वो डिडक्शन हो के जो चीज़ आपके पास नहीं आती उसको हम माइनस कर देते हैं, तो शख्सी आमदनी में हमारे पास समाजी तहफ़्फ़ुज़ की कटौतियाँ शामिल नहीं होती। उसके बाद इंतकाली अदायगियाँ। वो इंतकाली अदायगियों से मुराद वो तमाम अदायगियाँ हैं जिसके एवज़ कोई पैदावार काम नहीं किया जाता, यानी कि हम आमदनी तो हमारे पास ऐसी एक चीज़ है ना कि जब हम कोई भी पैदावारी काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे हमें कुछ हासिल होता है तो हमें आमदनी मिलती है। लेकिन इंतकाली अदायगियों से मुराद ऐसी अदायगियाँ होती हैं जिसके बदले में हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। ये हमें गिफ्ट की सूरत में हो सकती हैं कि अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया है या आपने किसी को दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने कोई काम किया था तो उसका मुआवजा दिया है। गिफ्ट के अलावा पेंशन होगी, बढ़ापे का अलाउंस हो गया, वज़ाइफ, इनके वो तमाम चीज़ें वो तमाम अर्निंग जो आपको बग़ैर किसी काम के मिल जाती हैं वो इंतकाली अदायगियाँ होती हैं। तो लिहाजा जब हम शख्सी आमदनी को कैलकुलेट करते हैं तो कौमी आमदनी में से ही हम मुश्तरका सरमाए की कंपनियों के गैर मुनक़सिम मुनाफ़ाजात, मुश्तरका सरमाए की कंपनी से मुराद है कि मुश्तरिक जैसे कि जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर सरमाए की कंपनी को चलाते हैं, तो उसमें से ऐसा मुनाफा जो वो तकसीम नहीं करते, जो वो इंडिविजुअली अपने पास नहीं रखते, बल्कि वो मज़ीद अपने कारोबार को वुसअत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हमारे पास इनसे मुनाफा टैक्स को हम माइनस कर देते हैं, समाजी तहफ़्फ़ुज़ की कटौतियों को माइनस कर देते हैं और इंतकाली अदायगियों को हम इसमें प्लस कर लेते हैं, इंतकाली अदायगियों को हम इसमें शामिल कर लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल करेंगे।